सीखने वाले हैं आर्टिकल ए एन दा का राइट यूज। और ये एक्सरसाइज के माध्यम से सारे सेंटेंसेस को हम अच्छी तरीके से देखते चलेंगे और इनमें यूज होने वाले जो भी रूल्स हैं उनको मैं बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करूंगा। यदि आप ध्यान से सुनते हो तो आगे आने वाली सारी एक्सरसाइज और सेंटेंस को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस। द बर्चू इज इट्स ऑन रिवॉर्ड, फर्स्ट सेंटेंस है। और इसमें जो बर्चू है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे जनरल सेंस में दा का यूज नहीं होता। आमतौर पर जब भी हम बात कर रहे होते हैं तो फिर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे दा का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस जो है आपका, उसमें आप देखोगे ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड। अब यहाँ पर ऑनेस्टी जो है वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन जो ऑनेस्टी है वो किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में चर्चा कर रही है। आई मीन ऑनेस्टी ऑफ राम, जो राम की ऑनेस्टी है उसके बारे में चर्चा चल रही है यहाँ पर। तो अगर हम किसी विशेष व्यक्ति के किसी विशेष गुण के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं और उसके लिए यदि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज कर रहे होते हैं तो एट दैट टाइम वी यूज द। अभी यहाँ पर दा का यूज करना होगा। ऊपर जो सेंटेंस दिया था वो सभी के लिए था। आई मीन किसी के भी अंदर अगर कोई विशेष गुण होता है तो उसके लिए वो परम सम्मान की बात होती है, उसके लिए इनाम होता है वही। यहाँ पर अगर हम बात करें तो केवल और केवल राम की बात चल रही है और राम के अंदर जो ईमानदारी का गुण है उसकी चर्चा की जा रही है। वो बहुत ज्यादा विशेष है, अन्य लोगों में इस तरीके का नहीं पाया जाता। दैट्स व्हाई वी विल यूज द बिफोर ऑनेस्टी। नेक्स्ट है ताज इज एन यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। अब ताज जो ताजमहल है, आप जानते हैं हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के आगे हम दा का यूज किया करते हैं, तो ताज के आगे भी दा का यूज होना चाहिए। द ताज इज एन यूनिक बिल्डिंग। अब ये जो एन दिया गया है इसमें भी एक मिस्टेक है, इसको भी हम सही करते चलेंगे और इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। यूनिक जो लिखा हुआ है, आपने पढ़ा होगा ए ई आई ओ यू बबल्स होते हैं और बबल्स के आगे एन का यूज हुआ करता है। इसी तरीके से इन्होंने एन का यूज कर लिया, लेकिन ये गलत है। आपको यहाँ पर फोकस्ड रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर अगर हमने इसको पढ़ा तो सबसे पहले हमने पढ़ा यूनिक। यदि हम यूनिक प्रोनाउंस जो किया उसको लिखने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आएगा या। और जो हम प्रोनाउंस किया करते हैं उस प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड में जो फर्स्ट लेटर आता है वो बबल साउंड होना चाहिए, ना कि लिखा हुआ बबल साउंड। पढ़ने वाले को फोकस करते हैं, लिखे हुए को नहीं। यहाँ पर जो कुछ भी हमने पढ़ा यूनिक पढ़ा, और यूनिक जो प्रोनाउंसिएशन था उसमें जो फर्स्ट लेटर था वो था कॉन्सोनेंट साउंड या जो है वो आपका कॉन्सोनेंट साउंड है। यदि हमारा प्रोनाउंसिएशन का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होगा तो वहां पर एन ना लगकर ए आएगा। हमारा जो प्रोनाउंसिएशन वाला वर्ड है उसको ध्यान में रखते हुए हम ए आई एन का यूज करेंगे। यदि प्रोनाउंसिएशन में आने वाला शब्द जो होगा हमारा वो क्या होगा, कॉन्सोनेंट, तो लगेगा ए। यदि वो होगा वर्बल तो लगेगा एन। और यहाँ पर हमने देखा क्या लगा, वो लगाकर यू या। अब जो फर्स्ट लेटर था वो या था, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ए आएगा ना कि एन। नेक्स्ट सेंटेंस आप यहाँ पर देख पा रहे हो, आयरन इज एन यूजफुल मेटल। सेम सिचुएशन हियर, इसको भी जब हम पढ़ेंगे तो या आएगा सबसे पहले, और या जो है वो कॉन्सोनेंट है इसलिए इसके आगे भी ए का यूज होगा ना कि एन का। आगे देखते हैं फर्दर सेंटेंसेस। फिफ्थ सेंटेंस है हमारा, डोंट ट्राई टू मेक फूल ऑफ मी। अभी क्या है, ये जो फूल है फर्स्ट टाइम हम यहाँ पर इस सेंटेंस में पढ़ रहे हैं, इसकी चर्चा पहले कभी नहीं हुई है तो ये स्पेसिफिक नहीं बना। मेक के बाद यदि कोई वर्ड जो आता है, नाउन आता है और उसकी चर्चा हमने पहले नहीं की है तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द साउंड ए या एन का यूज हो जाया करता है। इसलिए यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो आपका ए आ जाएगा। make a fool of me. He is an European. The same situation यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है ए ई आई ओ यू। अब यहाँ पर एक वर्ड जो बबल है वो ई लगा दिया, दूसरा जो वर्ड बबल है यू लगा दिया, ए ई आई ओ यू। दो दो बबल वर्ड दिए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर एन का यूज नहीं होगा, क्योंकि हमें जो लिखा मिलता है उसके अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि जो हम प्रोनाउंस किया करते हैं, उच्चारण किया करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें ए या एन भरना होता है। और यहाँ पर जब हमने प्रोनाउंस किया तो सबसे पहले या आया। या जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है और इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर ए यूज करना होगा ना कि एन।
शायद आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। अगर आप ध्यान देंगे तो सारी चीज़ों को आप पूरी तरीके से समझ जाएँगे। किसी प्रकार की कोई भी एक्सरसाइज़ आपके सामने आएगी, आप उसे कर पाएँगे। इसी तरीके से देखते हैं 7th सेंटेंस। तो रिच शुड हेल्प पुअर, और यहाँ दोनों जगह हमें दा भरना है। अब दा क्यों फिल करना होगा? कारण उसका ये है, जब भी हम रिच और पुअर को बहुत ब्रॉड सेंस में लिया करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग जो हैं इसके अंदर कवर हो रहे हैं। जो भी अमीर लोग हैं वो किसकी हेल्प करनी चाहिए? उन्हें उन्हें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। तो जब हम इस तरीके का वाक्य बहुत सारे गरीबों बहुत सारे अमीरों को एक साथ दिखा रहे हैं, तो इन दोनों के लिए हम दा का यूज कर लेंगे। दोनों ही वर्ड्स के साथ यहाँ पर दा का यूज होगा। द रिच शुड हेल्प द पुअर। नेक्स्ट है नितिन इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। द सेम सिचुएशन हियर। जो यूरोपियन वाले में देखा था, यहाँ पर भी यह आएगा और यहाँ से एन हटाकर हम ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट है सन राइजेस इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट। तो सन जो है स्टार या प्लेनेट की तरह देखा करते हैं, और स्टार या प्लेनेट्स के लिए हम दा का यूज करते हैं। तो सन के आगे दा का यूज हो जाएगा यहाँ पर। और राइजेस इन डायरेक्शंस, आई मीन डायरेक्शन जो भी होते हैं हमारे पूरब पश्चिम, उनके आगे भी हम किसका यूज करेंगे? दा का यूज करेंगे। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। नेक्स्ट है दिस इज एन यूजफुल बुक। ये फिर से यहाँ पर आ गया, तो इसको आप समझ चुके हैं। यहाँ पर एन न लगकर ए का यूज होगा। अगला सेंटेंस आप देख पा रहे हो, द लव इज इट्स ऑन रिवॉर्ड। अब यहाँ पर बर्च्यू को हटाकर लव लगा दिया गया है। तो आप जो फर्स्ट सेंटेंस किए थे उसको जाकर आप देख सकते हो, और कमेंट में हमें आंसर कर सकते हो कि इसके सामने क्या करेक्शन होना चाहिए। लव के सामने कुछ लगेगा या नहीं लगेगा। नेक्स्ट है कैन यू ड्रॉ मैप ऑफ इंडिया। अभी क्या है कि मैप ऑफ इंडिया तो बहुत सारे हो सकते हैं, आप कई मैप ऑफ इंडिया ड्रॉ कर सकते हो। और यहाँ पर मैप ऑफ इंडिया की चर्चा पहले नहीं की गई है। अगर हम किसी भी चीज की चर्चा पहले कर चुके होते हैं और उसको फिर से रिवाइज कर रहे होते हैं, फिर से याद दिला रहे होते हैं, तो वहां पर दा का यूज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ तो कॉमनली यूज हो रहा है, तो इसके सामने दा का यूज ना करके ए का यूज करेंगे। और यहाँ पर जो करेक्ट वर्ड आएगा, कैन यू ड्रॉ अ मैप ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ संस्कृत लिटरेचर। तो कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ संस्कृत लिटरेचर, ये यहाँ पर दिया गया है। अभी क्या है कि कॉमनली जब हम जनरल सेंस में बात कर रहे होते हैं, तो किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे दा का यूज नहीं होता। किसी व्यक्ति, शहर, प्रदेश या कंट्री के नाम के आगे दा का यूज नहीं होता। लेकिन जब हम एक व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से कर रहे होते हैं, तो वहां पर दा का यूज हो जाया करता है। और यहाँ ये हम आपको समझाने के लिए ये कालिदास का पिक्चर और यहाँ पर शेक्सपियर का पिक्चर यूज कर लिए हैं। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ संस्कृत लिटरेचर। जो करेक्ट वर्ड होगा यहाँ पर द फिल होगा। और एक व्यक्ति की जब दूसरे व्यक्ति से हम तुलना कर रहे होंगे, तो उस टाइम पर हम दा का यूज कर लेंगे। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ संस्कृत लिटरेचर। नेक्स्ट सेंटेंस आप यहाँ पर देख पाओगे, माई फ्रेंड इज इन ए ग्रेट ट्रबल। माई फ्रेंड इज इन ए ग्रेट ट्रबल। अभी क्या है, ये जो ट्रबल है उसको हम पहले चर्चा नहीं किए हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन वी आर यूजिंग इट। और इसी वजह से यहाँ पर हम जो है दा का यूज नहीं कर सकते हैं, और इसको हम अनकाउंटेबल मान लेंगे। अदरवाइज हम यहाँ पर ए का यूज भी नहीं करेंगे, है ना। अभी क्या है, इस ए को भी यहाँ से हटा लिया जाएगा। My friend is in great trouble. This is the correct sentence. Next sentence आप जो sentence number 15 है, the game has come to end. अब यहाँ पर ए आएगा, एन आएगा, दा आएगा, क्या आएगा उसके अकॉर्डिंग, और किसके अकॉर्डिंग आएगा, क्यों आएगा, उन सारे रूल्स को अच्छी तरीके से हम समझेंगे यहाँ पर। द गेम हैज कम टू एन एंड। एन एंड अगर हम यहाँ पर फिल करते हैं, तो वो क्यों? सपोज एक टेस्ट मैच चल रहा है, उसमें एक पारी कंप्लीट हुई है, और वो पारी के खत्म होने पर हम कह रहे हैं कि आज का खेल खत्म हुआ। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं द गेम हैज कम टू एन एंड। अदरवाइज हम कह सकते हैं बहुत सारे गेम्स चल रहे हैं एक ही जगह पर, और एक गेम जो है उसका कुछ पार्ट कंप्लीट हुआ है
और आज इतना ही होना है। तो हम ये कह सकते हैं द गेम हैज कम टू एन एंड। बहुत सारे निष्कर्ष हैं, बहुत सारे इसके अंत हैं। फाइनल डिसीजन जो है वो अभी आना बाकी है। उससे पहले आज का मैच या आज का कोई खेल फिनिश हो रहा है, तो उसके लिए तो हम एन का यूज कर लेंगे कि बहुत सारे कंक्लूजन, उनमें से एक कंक्लूजन आज निकल कर आ गया, एक निष्कर्ष आज निकल कर आ गया। लेकिन यदि हम यहाँ पर यूज करते हैं दा का, तो दा दिखाता है कि जो 2020 मैच है, जो होने वाला था या हो गया है, उसका कंक्लूजन निकल कर आ गया है। तो दा जो है वो यहाँ पर फिल हो जाएगा। नेक्स्ट इसी में एक और रूल है कि ये जो दा है, इसको कभी हम दी पढ़ते हैं और कभी हम दा पढ़ते हैं। तो ये क्यों होता है ऐसा, इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। जब भी हम किसी भी ऐसे वर्ड के साथ जिसका फर्स्ट जो लेटर होता है प्रोनाउंसिएशन में, जो प्रोनाउंस करने वाला वर्ड है, जैसे एंड, एंड हमने लिखा। अब प्रोनाउंस जो कर रहा हूँ उसको अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर, तो सबसे फर्स्ट जो लेटर आएगा, फर्स्ट लेटर जो आएगा, एंड आएगा, ए आया। और ए जो है वो किस प्रकार का साउंड है, ए साउंड है वोवल साउंड। अगर किसी भी वर्ड में फर्स्ट लेटर वोवल साउंड होता है, तो वहां पर जो टी एच ई वर्ड लिखा होता है, इसको हम दी पढ़ते हैं। आप समझ पाए होंगे। यदि किसी वर्ड में फर्स्ट लेटर जो होता है वो बबल साउंड हो, तो टी एच ई जो वर्ड लिखा होता है उसको हम दी पढ़ते हैं और कॉन्सोनेंट के सामने दा पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस 16, मोर और मोर। यहाँ पर आप देख रहे हो, मोर यू गेट मोर यू वांट। ये कंपैरेटिव है। डिग्रीज जो है तीन प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जनरली कंपैरेटिव डिग्री के साथ में दा का यूज नहीं होता है, लेकिन इस तरीके से एक क्रम में अगर यूज हो जाए कि सेंटेंस के अंदर, तो वहां पर हम दा का यूज कर लिया करते हैं। द मोर यू गेट द मोर यू वांट, तो इन दोनों के साथ में हम जो है द का यूज कर लेंगे। द मोर यू गेट द मोर यू वांट। अगला सेंटेंस हमारे सामने है 17, ही विल टेक अ आवर टू फिनिश दिस वर्क। तो इसको तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। सबसे पहले हम इसको जो प्रोनाउंस किया करते हैं वो क्या प्रोनाउंस किया करते हैं, आ प्रोनाउंस किया करते हैं। और आ जो है वो है वोवल साउंड, और वोवल साउंड के आगे हमें किसका यूज करना होता है, एन का। तो ही विल टेक एन आवर टू फिनिश दिस वर्क। नेक्स्ट है, हिज फादर इज ए एमपी। यहाँ पर भी जब भी हम एम को प्रोनाउंस करेंगे, तो सबसे पहले जो हमारे मुंह से निकलने वाला अक्षर होगा वो होगा ए, है ना। तो यदि हम यहाँ पर ए बोल रहे हैं, बबल साउंड का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ भी किसका यूज होगा, एन का यूज होना चाहिए। यहाँ पर हम एन एन पी लगाएंगे। नेक्स्ट है, ही इज एन वन आइड मैन। जब इसको वन को हम प्रोनाउंस करेंगे तो सबसे पहले हमारे सामने आएगा वाह। और वाह जो है वो कॉन्सोनेंट है। लिखा तो आपके सामने ववल है, बट हमें लिखे होने से मतलब नहीं है, हमें पढ़ने से मतलब है। पढ़ने जो प्रोनाउंस किए जाने वाले शब्द में यदि सबसे पहले वोवल साउंड आ जाए, तब हम एन का यूज करेंगे। यहाँ पर तो कॉन्सोनेंट आ रहा है, इसलिए यहाँ पर यूज होना चाहिए ए का। ही इज ए वन आइड मैन। नेक्स्ट है, फ्रेंच डिफीटेड जर्मन्स। यहाँ पर भी हम किसका यूज देख रहे हैं, दा का। यहाँ दा का यूज क्यों हो रहा है, बिकॉज जब भी हम किसी भी लैंग्वेज के आगे दा लगा देते हैं तो उसको बोलने वाले लोग हो जाते हैं। तो जो फ्रांसीसी लोग थे उन्होंने जर्मन स्पीकिंग पीपल को हरा दिया, जर्मनी के लोगों को हरा दिया। इस तरीके से हम दा का यूज करेंगे। द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन्स, द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन्स विल बी द करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट है, गांधी जी वॉज ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम। यहाँ पर आप देख रहे हो ग्रेटेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है। ये वाला वर्ड जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के आगे दा का यूज होता है। इसलिए गांधी जी वॉज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर देख पा रहे हो, इट इज बेस्ट बुक, और यहाँ पर भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज हो गया है, तो यहाँ पर भी दा का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट 23 सेंटेंस जो है आपका, द गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल। और गोल्ड जो है कॉस्टली मेटल है, हर जगह है, इंडिया, अमेरिका, ब्रिटेन, कहीं पर भी आप देख लें ये कॉस्टली होता ही है।
अगर हम जनरल सेंस में किसी मटेरियल नाउन का यूज करते हैं तो वहां पर दा का यूज नहीं होता, इसलिए इस दा को यहाँ से हटा लिया जाएगा और करेक्ट सेंटेंस होगा गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल। नेक्स्ट 24, इंडस इज ए लॉन्ग रिवर इन द पंजाब। इंडस जो सिंधु नदी है, और आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ, जो नदियां हैं उनके नाम के आगे दा का यूज हुआ करता है। जो नदी हैं उनके आगे दा का यूज होता है। नेक्स्ट सेंटेंस आप देख पा रहे हो, मुंबई इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। जब एक की तुलना किसी दूसरे से की जा रही होती है तो वहां पर हम दा का यूज कर लेते हैं। मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। जो कालिदास और शेक्सपियर वाला सेंटेंस था उसको जाकर आप वापस समझ सकते हो, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसी तरीके का वाक्य ये भी है, ही इज ए ऑनरेबल मैन। ऑनरेबल यहाँ पर भी सबसे पहले आएगा प्रोनाउंस करेंगे तो, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा एन। नेक्स्ट सेंटेंस 27, यूएस इज द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसमें बहुत सारे स्टेट्स समाहित हैं, ग्रुप ऑफ स्टेट्स है, ये दिखा रहा है, इसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड बनाया गया है। और जब भी हम कहीं पर ग्रुप्स को देखा करते हैं वहां पर हम द का यूज कर लिया करते हैं। इस तरीके से हम द यूएसए इज द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इसका यूज कर लेंगे। गंगा इज ए माइटी रिवर। यहाँ एक गंगा जो है वो रिवर है, और रिवर के नाम के आगे हम द का यूज किया करते हैं, इसलिए द गंगा इज ए माइटी रिवर करेक्ट सेंटेंस होगा। नेक्स्ट है, रिच प्रॉस्पर एंड पुअर सफर। इस सेंटेंस को हम पहले कर चुके हैं। जो सभी अमीर लोग होते हैं वो समृद्ध होते हैं, और ये आप अमीर तभी होंगे जब वो समृद्ध होंगे। पुअर सफर, और गरीब लोग जो हैं वो कष्ट भोगते ही रहते हैं, बहुत सारे तरीकों से वो बेचारे परेशान रहा करते हैं। इसलिए सभी गरीब और सभी अमीरों की बात की जा रही है, अब बात तो हर जगह होते हैं, वो चीज अलग है। द रिच प्रॉस्पर एंड द पुअर सफर। तो इस तरीके से हम देखते हैं दोनों के आगे द का यूज हो जाएगा। ही इज द मेंबर ऑफ एन यूनियन, इसमें दो मिस्टेक हैं यहाँ पर। ये वाला तो आप बहुत अच्छी तरीके से जान ही गए होंगे, अगर नहीं जाने तो एक बार फिर से बैक करके इस लेक्चर को शुरू से देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पर ए का यूज होगा, ए यूनियन। ही इज द मेंबर, अब ये जो मेंबर है इसकी चर्चा पहले नहीं हुई है, इससे रिलेटेड कोई भी वाक्य हमने पहले 30 नंबर पे नहीं पढ़ा। दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन वी आर यूजिंग मेंबर, दैट्स व्हाई वी विल यूज ए इंस्टेड ऑफ द। तो यहाँ पर हम ए का यूज करेंगे, द का यूज नहीं करेंगे। ही इज ए मेंबर ऑफ अ यूनियन, ये होगा करेक्ट सेंटेंस। ही इज ए मेंबर, वो किसी संगठन का एक मेंबर सदस्य है, एक सदस्य है। ऐसा नहीं है किसी संगठन में वही अकेला सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है, ये महत्वपूर्ण तो कहीं बताया नहीं गया ना हमें, और हम कॉमन सेंस लगाकर अपनी मर्जी से ऐसा तो कर नहीं सकते हैं। जो भी यहाँ क्लियर है उसी के अकॉर्डिंग हम रूल्स को यूज करेंगे, और इसलिए यहाँ पर हमें ए का यूज करना होगा। नेक्स्ट आप देख पा रहे हो, मिस्टर तिवारी इज ए एमएलए, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। एम के आगे एम जहां पर भी आएगा वहां पर हम एन का यूज करेंगे, इज एन एमएलए हो जाएगा। इज एन एमएलए इज द करेक्ट, मिस्टर तिवारी इज एन एमएलए। नेक्स्ट है, ही इज मेकिंग अ नॉइज, ये तो आप बहुत लंबे टाइम से शायद पढ़ते आ रहे होंगे और अच्छी तरीके से समझ भी गए होंगे। ए यहाँ पर फिल होगा। नेक्स्ट है, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और ये जो लास्ट सेंटेंस दिया है यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ऑनेस्टी, और ऑनेस्टी जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जनरल सेंस में यूज हो रहा होता है, जो बेस्ट पॉलिसी है ईमानदारी है, वो ज्यादातर लोगों के ऊपर लागू होती है। अगर आप ईमानदारी से पढ़ोगे, मेहनत करके पढ़ोगे, तो निश्चित ही आपके अच्छे मार्क्स आने ही हैं, आप अच्छे नंबरों से पास होने हो, आप जीवन में सफल होने हैं। अगर आप लापरवाही से पढ़ते हो, आप अपना टाइम वेस्ट करते हो, आप फालतू की चीजों में ज्यादा समय लगाते हो, देन यू विल फेस द सिचुएशंस जो भी बनेगी। इसलिए ये जो ऑनेस्टी है वो सभी के लिए अच्छी होती है, ईमानदारी सभी के लिए अच्छी है, और विद्यार्थी जीवन में तो सबसे जरूरी है। अगर हम जनरल सेंस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज कर रहे होते हैं तो वहां पर दा का यूज नहीं करते, इसलिए यहाँ से जो दा है वो हटा दिया जाएगा। जो करेक्ट सेंटेंस आपका बनेगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये जो है आपका वो करेक्ट सेंटेंस होगा। आशा है आप बहुत अच्छी तरीके से समझे होगे। यदि आप समझे हो तो ये आपका भी कर्तव्य बनता है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।